जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2024 में आया हुआ प्रश्न पत्र सेट 4 जिसका कोड दिया है 824 IEM। तो इसमें से हम सबसे पहले आप लोगों को उपभाग 1 यानी बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में हल करवाए हैं। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा आप सभी लोग। प्रश्न कह रहा है किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण अक्ष पर परिच्छेद करती है, यानी यह जो किरण है यह अक्ष पर परिच्छेद करती है। तो किस जगह करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो करती है आपके वक्रता केंद्र पर। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 2 हमारा कह रहा है एक लेंस वस्तु के स्थित विशेष के लिए आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो लेंस कौन सा होगा? तो ये जो लेंस होगा वो आपका होगा उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 3। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है वो किया जाता है पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा। ठीक है, पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा किया जाता है। फिर प्रश्न नंबर 4 हमारा कह रहा है स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना है। यानी उत्तरदायी प्रकाशीय घटना कौन है? आप सभी लोग जानते होंगे कि स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना प्रकीर्णन के कारण होती है। किसके कारण होती? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न कह रहा है 5 नंबर किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है, बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। यानी बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो जो इसका जो सही आंसर है वो हल करने पर आया है आप लोगों का ऑप्शन डी 110 ओम। इस क्वेश्चन को हम कॉपी पर हल कर चुके हैं, आप लोग भी हल कर लेना या फिर हम हल करके बता दें। देखिए यहाँ पे पी का जो मान दिया है, तो यहाँ पे पी का मान 440 है। आप लोगों ने सूत्र पढ़ा P बराबर VI, तो VI के कंपेयर में 440 यहाँ से हल करेंगे तो आई V का मान देखिए दिया है कितना, 220 वोल्ट गुणे I बराबर 440। काट देंगे दो बार में, यानी धारा हमारी आ जाएगी 2 एम्पियर। फिर पूछा है बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध R का मान पूछा, तो R बराबर सूत्र आपको पता है V/I। तो V का मान दिया कितना हमारा 220, I का मान 2 से काटेंगे 110 ही इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, ये ओम का नियम होता है। यहाँ से R बराबर V/I 110 ओम। फिर प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 कह रहा है विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह स्तंभ A में दिए गए हैं, स्तंभ B में दिए गए नामों से सुमेलन कीजिए। ठीक है, नामों से सुमेलन करना है। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है? हमारा आंसर आप लोग देख कर बताइएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर आया है वो आया है आप लोगों का ऑप्शन, देखिए यहाँ पे हम हल करके बता रहे हैं विद्युत सेल। अमीटर तो हमारा हो जाएगा दूसरे का 4 नंबर में। दूसरे का 4 किस में दिया है देखिएगा ध्यान से। दूसरे का 4 दिया है ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आप मैच कर लेना अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद प्रश्न कह रहा 7 नंबर किसी धारावाहिक परिनालिका को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी। किसी धारावाहिक को स्वतंत्रतापूर्वक यदि लटका देंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो बिल्कुल उत्तर दक्षिण दिशा में होगा। ठीक है, नॉर्थ और साउथ में होगा, इस बात को ध्यान रखना। फिर प्रश्न नंबर 8 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती? तो ठोस अवस्था में कौन सी धातु नहीं होती? मरकरी जो होती है, यानी पारा हमारी ठोस अवस्था में नहीं होती। जैसे इस पेन में भरी होती है, देखिए जो स्याही होती है उसके पीछे लगा होता है, ये ठोस अवस्था में कभी नहीं रहती। फिर प्रश्न नंबर 9 हमारा कह रहा है अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, लवण तथा जल होगा। ठीक है, लवण प्राप्त होगा अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से।
अब लोग मान लीजिए HCl, क्षार मान लिए NaOH, इसकी क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा NaCl प्लस H2O। तो देखिए नमक बन गया और जल बन गया, यानी लवण तथा जल बनेगा। हमने आपको हल करके भी बता दिया। फिर देखिए प्रश्न नंबर 10 हमारा कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया उदाहरण है किस चीज़ का। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा के साथ गर्म किया गया है तो क्या बना हमारे पास CaO, यानी चूना अलग हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, CO2 अलग हो गया। तो ये उदाहरण जो है ये किसका उदाहरण है, इसका जो सही आंसर होगा वो अपघटन अभिक्रिया होगी। क्या होगी? अपघटन अभिक्रिया। एक वस्तु का दो जगह टूट जाना क्या हो जाएगी? अपघटन अभिक्रिया। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। तो जो श्रृंखलन का गुण होता है वो कार्बन में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 4। हाइड्रोजन होते हैं, कितने होते हैं? 4। इस बात को ध्यान रखना। फिर कहा है निम्नलिखित में एल्काइन है। तो एल्काइन वाला देखिए IPSC से संबंधित आ गया। अगले वीडियो में हम आप लोगों को अगला जो वीडियो बनाएंगे हम आप लोगों के लिए IUPSC का एक वीडियो बना देंगे। और अगर आप लोगों ने IUPSC का वीडियो नहीं देखा है IUPSC, ठीक है, तो ये इसका वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पर कहीं ना कहीं मिल जाएगा और लिंक भी शायद इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहाँ से देख लेना IPSC का फुल वीडियो। फिलहाल हम दूसरा वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे 1-2 दिन में, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा कह रहा है एल्काइन में निम्नलिखित में एल्काइन है। तो एल्काइन में आपको पता होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3। तो ट्रिपल बॉन्ड आपको इतना पता होना चाहिए। देखिए एन में सिंगल बॉन्ड, इन में डबल बॉन्ड, आयन में ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी दिख जाए वही ऑप्शन आपका सही है। किस में दिख रहा है? ए में नहीं, बी में है, बी में है, सी में नहीं, डी में भी नहीं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर कह रहा है 13 नंबर, क्या कह रहा है हमारा प्रश्न नंबर 13 कह रहा ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता। तो ईंधन और औषधि के रूप में कौन प्रयोग होता? भैया सभी को पता है एथेनॉल प्रयोग होता। फिर प्रश्न नंबर 3 कह रहा हमारा देखिए उपभाग 3 में यानी जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न नंबर 14 कह रहा हमारा गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है उसे क्या कहते हैं। तो गुर्दे की इकाई को कहते हैं क्या? पता है आपको? नेफ्रॉन। गुर्दे की इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। फिर अगला 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। तो पौधों में जो जाइलम है वो जल के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यकता होती है वो होती है देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है, जल की भी होती है, क्लोरोफिल की भी होती है, सूर्य का प्रकाश के लिए भी होती है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 17 ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है। तो ऑक्सीकरण जो होता है वो कोशिका के किस भाग में होता है। तो ये होता है आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है आपका मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। तो मेंडल ने सबसे पहले अपना प्रयोग किस पे किया था? मटर के उत्पादन पे किया था। वंशागत नहीं, प्रयोग जो किया था वो पौधा था मटर। और कहाँ किस लिए किया था अपना प्रयोग किया था? तो वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है। तो ओजोन परत क्षरण के लिए जो जिम्मेदार पदार्थ होता है वो हमारा कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC होता है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर 20 ये बहुत बार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत बार पूछा जाता है इस टाइप का। श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो देखिए घास, गेहूँ, आम, ये गलत है। घास बकरी मानव, देखिए घास को बकरी खाती, बकरी को मानव खाता, ये सही ऑप्शन है। बकरी गाय हाथी ये गलत है। घास मछली तथा हाथी ये भी गलत। देखिए इसमें श्रृंखला का मतलब होता है एक चीज़ दूसरे पर निर्भर होना चाहिए। तो कौन सी निर्भर है? देखिए ऑप्शन बी में घास पे निर्भर है बकरी, बकरी पे निर्भर है मानव, ठीक है। फिर अगला वर्णनात्मक प्रश्न है। देखिए इसमें से हम आप लोगों को जो भी सवाल आएंगे वो सब अभी हल करवाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए
सारे क्वेश्चन कंप्लीट तरीके से लगवाते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा हमारा, प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए। ये आप लोगों को कॉपी में लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 2, नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष तथा इसके संशोधन पर टिप्पणी लिखना है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण कोई भी उसका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। उपयोग आप लोगों ने पढ़े होंगे। फिर प्रश्न नंबर दूसरे का जो दूसरा कह रहा, वो कह रहा 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सम्मुख अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं कॉपी पे। आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहें अंत तक। आप लोगों ने पढ़ लिया क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन साइड में करके हल करेंगे पूरा। देखिए ध्यान से, प्रश्न कह रहा है 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी जो दूसरे का दूसरा प्रश्न है वो वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की लंबाई को काहे से प्रदर्शित करते, ओ से, तो ओ का मान 2 सेंटीमीटर। फिर प्रश्न आपका कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, प्लस 20 सेंटीमीटर। फिर कहा है लेंस के सम्मुख अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की दूरी जो है वो माइनस का 30 सेंटीमीटर। पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी हमारी, तो आपको पता लेंस के सूत्र से, क्योंकि लेंस है तो लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र हमारा क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान 20, v का मान निकालना है हमें, u का मान -30 हमारा पहले से दिया है। तो 1/20 प्लस 1/v माइनस माइनस प्लस 1/30, प्लस का 1/30 है, पक्षांतर करेंगे माइनस का 1/30 हो जाएगा, बराबर 1/v। तो 1/v बराबर 30 और क्रॉस मल्टीपल करें, देखिए यहाँ पे हर बराबर कर लें। 30 20 3 60, 30 दूनी 60, 3 एकम 3 माइनस 2/60। तो 1/v का जो मान आया, 3 से 1 2 कम हो जाएगा, 1/60, यानी v का जो मान आया वो कितना आया, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर जो अगला है वो, अगला प्रश्न नंबर हमारा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन तो हम हल कर चुके हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है चुंबक तथा धारावाही परिनालिका में अंतर समझाइए। ये भी आप लोगों को करना। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 का दूसरा खंड, ये 3 नंबर का प्रश्न है। दिए गए परिपथ ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 5 ओम के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए, यानी 5 ओम सिरों के बीच विभवांतर की गणना करना है। तो इसको हम सबसे पहले हल करेंगे किसके साथ में, ए और बी के लिए। तो देखिए 4 ओम और 4 ओम किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में। 5 ओम 5 ओम आपका श्रेणी क्रम में दिया है, और फिर जो 10 ओम समांतर क्रम में दिए हैं। बैटरी आपकी लगी 6 वोल्ट की। फिर हमसे कहा है विभवांतर की गणना कीजिए, 5 ओम के बीच में विभवांतर की गणना करना। पहले हमें इन्हें तुल्य प्रतिरोध निकालना, ठीक है। ए एवं बी, यानी ए से लेकर बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध सब हमें ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, आराम से ज्ञात हो जाएगा। आप वीडियो में बने रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, अभी हल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से लिखेंगे हम क्वेश्चन, हाँ साइड में लगाएं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, 4 ओम व 4 ओम, 4 ओम व 4 ओम समांतर क्रम में संयोजित हैं, तब तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर
1/4 प्लस 1/4। आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा 1/r बराबर, यहाँ पे हम लिख भी दें 1/r बराबर समांतर क्रम में 1/r1 प्लस 1/r2। लेकिन ये सब बवाल होता है, ये मत लिखिएगा, ठीक है। आप सवाल लगाइएगा। एक और एक कितना हुआ, 2/4। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, यानी तुल्य प्रतिरोध जो RA का मान आया वो कितना आया, 2, ठीक है, 2 ओम। फिर 5 ओम तो श्रेणी क्रम में दिया, फिर लिखेंगे चूंकि 10 ओम व 10 ओम समांतर क्रम में संयोजित हैं तब तुल्य प्रतिरोध आर बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1/RB बराबर 1/10 प्लस 1/10। 1/RB 1 2/10, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। तो RB का जो मान आया वो कितना आया, 5 ओम। अब लिखेंगे ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, इसलिए ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आर ए बी बराबर, देखिए RA का मान कितना हुआ, 2, और यहाँ पे दिया भी है श्रेणी में, आपको दिखा, हमने बताया भी था 5, 2 5 प्लस 5 ये भी है, तो 5 5 10 2 12, यानी जो तुल्य प्रतिरोध आया वो कितना आया, 12 ओम। एक आंसर आपको ये मिला। फिर दूसरा आंसर क्या कह रहा है हमारा, दूसरा आंसर कह रहा है कि प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, बैटरी जो लगी वो 6 वोल्ट की लगी। फिर कहा 5 ओम में विभवांतर ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे पूरे की धारा I, तो ओम के नियम से V बराबर IR। V का मान दिया 6, I का मान हमें पता नहीं, R का मान 12, 6/12, यानी धारा हमारी कितनी हो जाएगी, 6 कम 6 6 दूनी 12, 1/2। धारा हमारी कितनी हो गई, 1/2 एम्पियर। हमसे कहा है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, किसके लिए, विभवांतर गणना करना है 5 ओम के लिए। 5 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V बराबर IR। तो 5 ओम, देखिए I का मान हमारा 1/2 है, R का मान कितना 5, तो 5 एक कम 5/2, तो 5 को 2 से भाग करेंगे इतना 2.5 वोल्टेज। यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और ये प्रश्न आप लोगों का 3 नंबर का था। देख लीजिए कितने अंक का है। ये प्रश्न आप लोगों का जो है वो 3 अंक का है। फिर इसके बाद देखते हैं आगे के क्वेश्चन। फिर अगला एक क्वेश्चन दिया है 3 अंक का, वैद्युत परिपथों में फ्यूज का क्या महत्व है, इसकी परिभाषा आपको लिखना। किसी मकान में कुल अधिभार कितना दिया है, 2200 वाट है। विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। मकान में प्रयुक्त फ्यूज का अनुमानतक क्या होना चाहिए, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। ये हमें बताना है, तो इसको हम हल करेंगे। पहले देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने क्वेश्चन देखा, अब इसको हम हल भी कर दें। चार का नहीं, अथवा दिया है, अथवा वाला क्वेश्चन दिया है। अथवा में पहला क्वेश्चन, वैद्युत परिपथ फ्यूज जो P का मान दिया है वो कितना दिया है, 2200 वाट, यानी 2200 वाट। फिर वोल्टेज जो दिया है वो कितना दिया है, 220 वोल्टेज पर की जाती है। मकान में फ्यूज का अनुमानतांक
विद्युत ऊर्जा का मात्रक ज्ञात करना, यानी धारा आई हमें निकालनी है। तो हमने सूत्र पढ़ा है V बराबर IO/IR। V का मान 2200 नहीं 2220। और लेकिन हमसे एक बात बताइए, यहाँ पे क्षमता दी है, ओम का नियम कैसे लगाएंगे? यहाँ पे धारा इस टाइप से निकालेंगे, P बराबर VI, ये सूत्र लगाएंगे। क्षमता हमारी दी 220 वोल्ट, 2200 वोल्ट, V का मान 220 वोल्ट और I का मान ज्ञात करना। 0 से 0 कैंसिल, 22 से कम 22, यानी धारा हमारी कितनी आएगी? 10 एम्पियर। हमें बस इतना ही याद करना था, बाकी परिभाषा लिखनी है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा वो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा 5 का ए, देखिए उपभाग 2 यानी केमिस्ट्री से संबंधित, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। तो यहीं पे हम डायरेक्टली इसी में बता दे रहे हैं। देखिए पहले में दिया कार्बन कितने दिए? 1 2 3, तो 3 कार्बन पे क्या होता? प्रोप। क्या होता? प्रोप। सिंगल बॉन्ड लगा तो एन। आप लोगों ने IPSC नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, हमारा वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर मिलेगा। और BR लगा तो क्या हो जाएगा? ब्रोमो। तो हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो जाएगा? ब्रोमो प्रोपेन। ब्रोमो प्रोपेन इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा, एक कार्बन यहाँ पे कितने लगे हैं? 1 2 3, 3 कार्बन पे क्या हो जाएगा? प्रोप। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, देखिए नहीं, यहाँ पे देखिए COOH लगा, तो यहाँ पे कार्बन बचे हमारे 2, 1 और 2, 2 पे क्या होता? एथ। सिंगल बॉन्ड लगा तो एन, और यहाँ COOH लगा तो इसका मतलब होता ओइक। तो क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। बिल्कुल देखिए कितना सरल है, 2 नंबर के आपको मिल जाएंगे आराम से। आप इसे हल कर लेना, हम हल करके बता दें, आप लोग भी रिवीजन कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर में निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम का क्या होता? Na, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता? 11। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएंगे? इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 2 8 1, 2 8 1। फिर क्लोरीन का कितना होता है? Cl, 2 8 7। ठीक है, क्लोरीन होता 17, तो यहाँ पे 2 8 7 हो जाएगा। फिर एक बात यहाँ पे संतुलित करने के लिए बताया था, इसको हमने संतुलित नहीं किया। ये समीकरण दिए हैं, संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। संयोजन अभिक्रिया का कोई एक उदाहरण ले लेना, इसको हम कॉपी पर करके बताएंगे। यहाँ पे उदाहरण हम ले लें NaCl प्लस, लेकिन कहा संयोजन अभिक्रिया है, संयोग करके बने, तो यहाँ पे हम इसको कॉपी पर ही बता दें आपको। देखिए दिया है, संयोग करने के लिए एक Na लिख लेंगे, सोडियम, उसमें हम क्लोरीन का संयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? NaCl। क्या हो जाएगा? NaCl, बिल्कुल सही आंसर है। क्लोरीन Cl2 होती है, तो क्लोरीन यहाँ पे 2 1 है। यहाँ पे संतुलित समीकरण करने के लिए क्लोरीन के 2 परमाणु, इधर 1 तो 2 से गुणा करेंगे। सोडियम यहाँ पे 1 है तो 2 से गुणा करेंगे, बिल्कुल सही आंसर। फिर इसके बाद दूसरा कह रहा, संतुलित समीकरण लिखिए। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 एरो। बेरियम सल्फेट के लिए कहा तो बेरियम BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड निकालना है, तो Al2 यहाँ पे लिख देंगे Al2Cl3, क्योंकि यहाँ पे निकालना एल्युमिनियम क्लोराइड। Al2Cl2। अब देखिए यहाँ पे बेरियम सिंगल 1 परमाणु, इधर भी 1 अणु। क्लोरीन कितने हैं? 2, तो 2 अणु इधर भी हो गए। सल्फेट कितने बराबर हैं? एल्युमिनियम भी बराबर, यानी कुछ भी इसमें नहीं करना, बिल्कुल सही आंसर हमारा।
ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा 6 का बी क्वेश्चन, 6 का बी क्वेश्चन कह रहा हमारा समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो देखिए आयरन, आयरन के एक परमाणु यानी फिर आयरन प्लस जल क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। यहाँ पे संतुलित करना, तो देखिए आयरन यहाँ पे कितने परमाणु अणु, एक, यहाँ पर 3, तो 3 से गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 2, तो यहाँ भी 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे, 4 से, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 4 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। आप लोगों को दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। कार्बन कितने, C6H12O6 प्लस O2 प्लस CO2 प्लस H2O। इसमें हमको देखिए कार्बन के कितने अणु, पक्षांतर कर लीजिएगा, नहीं यहाँ एक एक पक्ष में देख लीजिएगा। कार्बन 6 अणु हैं, इधर कितने हैं, 1 अणु, तो 6 से गुणा करें तो ऑक्सीजन इधर कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 नहीं 2 कर लेंगे, 12 2 14। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 6 और यहाँ पे कितना बचा 2, तो 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 इधर, 8 इधर हो जाएगा। ठीक, हाइड्रोजन 12 है, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4 पर है हाइड्रोजन 12। इसको हम लिखकर ही संतुलित करें। C6H12O6 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O। हाइड्रोजन देखिए 12 है, इधर हाइड्रोजन 2, तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 6 और 2 8 ऑक्सीजन, 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गए। कार्बन कितने हैं, 6, यहाँ पर कार्बन 1, तो कार्बन 1 है तो 6 से गुणा करें तो 6 दूनी 12, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 12 और 6 18, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, कमी बचेगी 12 की, तो 6 से गुणा करें, 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्या कह रहा हमारा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अम्लीय वर्षा, तन्यता, आघातवर्ध, मिसेल, ये आप लोगों को अपने आप हल करने। ऊष्माक्षेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं, ये 3 नंबर की है। एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए, इसके कार्यों को लिखिए। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे क्वेश्चन। मनुष्य के हृदय की संरचना तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगला सेट हम आप लोगों को अगले दिन यानी नेक्स्ट डे कल के लिए सेट नंबर 5 जिसका नंबर दिया 824 IN। ठीक है, ये सेट हम आप लोगों को हल करवाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको सेट नंबर 4 पढ़ाया है इसमें से आप लोगों को ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।